नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। हमारे साथ आज इस मुलाकात में जो शख्सियत मौजूद हैं केबीसी के इस मंच पर, वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, क्योंकि उनके परिचय कई तरीके से हो सकते हैं। हम उन्हें सबसे पहला परिचय हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर कह सकते हैं। हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि हाँ, वो उनके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं, कभी कभी बयान उनके विवादों में भी रहते हैं और पत्रकारों के प्रिय भी। ये परिचय हमारी तरफ से भी हो सकता है। अनिल विज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनिल विज जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्थिति, इसके बारे में आप संक्षेप में पहले मुझे बता दें। विधानसभा चुनाव में कैसी स्थिति? भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है। लोकसभा का चुनाव हुआ, हमें 8 में से 7 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल हुई है। हमने 72 विधानसभा सेगमेंट में से 52 में हम जीते हैं। हमें 44.6% वोट शेयर मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 1 नंबर की पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी है। ये सारे बयान, सारे तथ्य आपके लोकसभा चुनावों को लेकर हैं। माना यह जाता है कि लोकसभा चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पर और केंद्र की कमियों और उनकी खामियों के आधार पर लड़ा जाता है, और ऐसा खुद आपकी पार्टी भी कहती रही है जब पिछले चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव की स्थिति हमने आपसे जिक्र किया। विधानसभा चुनाव की स्थिति के लिए आपके पास देखिए, जिन मुद्दों के ऊपर लोकसभा चुनाव लड़ा गया जी, लोकसभा का चुनाव लड़ा गया भ्रष्टाचार के ऊपर। लोकसभा का चुनाव लड़ा गया 65 सालों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, सफाई नहीं है। महंगाई पर लड़ा गया, बेरोजगारी पर लड़ा गया। वो सब मुद्दे हरियाणा में उससे भी ज़्यादा हैं। उन्हीं मुद्दों पर हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक मुद्दे पर और चुनाव लड़ा गया, तो वो था नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिसके चलते ये सारे मुद्दे लगभग हम गौड़ मान सकते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, आपके पास चेहरा नजर नहीं आता है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था वो आह्वान अभी ख़त्म नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने का नारा दिया था और लोकसभा में हमने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया। आज कांग्रेस पार्टी, जिसने 65 सालों तक इस देश में राज किया, आज लोकसभा में उसकी वो स्थिति है कि उसकी नेता सोनिया गांधी विपक्ष का नेता बनने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और कोर्टों तक में मामले जा रहे हैं। लेकिन वो अभी पड़ाव है। अभी बाकी काम नरेंद्र मोदी का बाकी है। बाकी काम है कि विधानसभाओं से भी हमने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है। जब आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं विस्तार कि वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तो हमें उनका चेहरा नजर आ रहा है। क्या आपको ये बयान देते हुए थोड़ा सा भी संकोच नहीं लगता है? नहीं, मैं वास्तविकता बयान करता हूँ। जिस प्रकार से वो जगह जगह जाकर उस मुद्दे को उठा रहे हैं, जब एक सर्वविदित बात है कि कितने % से कम में लोकसभा का या विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं मान्यता दी जा सकती, अनेकों उसके बारे में स्पीकर्स की रूलिंग्स हैं, तो फिर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई हमारी स्थिति कम है, हमारी स्थिति 10% से नीचे है और हमारे 44 सांसद हैं, तो 44 ही मान के चलना चाहिए। चलिए, ये बात हम सोनिया गांधी का जिक्र नहीं कर रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र और उसकी स्थिति का जिक्र। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, तो जो विरोधाभास है हरियाणा में, कम से कम आपके पास में सीएम पद के लिए कोई चेहरा ऐसा सच नहीं है। ये अलग बात है, आप कहें कि हमारे पास सारा का सारा नेतृत्व है, सारे के सारे लीडरशिप हमारी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कैप्टन होता है, जैसा कि आप लोकसभा में कहते रहे हैं, और यही बात विधानसभा में भी लागू होती है। दूसरी बात, गठबंधन की स्थिति को लेकर अभी भी कार्यकर्ता भ्रम में है, क्योंकि ठीक है, जो आपके नज़दीकी होंगे, जो कि विधायक दल की मीटिंग में बैठते होंगे, जो कि बड़े नेता हैं, उनको मालूम होगा पर्दे के पीछे, लेकिन अभी भी गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। तीसरी चीज़, जो नए नए नेता प्रवेश कर रहे हैं, जो कि दूसरी पार्टियों से आप आयातित कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उसके चलते ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी तब्दील हो रही हैं। ज़मीनी स्तर पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्योंकि एक जो नए भाजपाई बन रहे हैं और एक जो पुराने भाजपाई हैं। ये हरियाणा, देखिए, मैं आपकी तीनों बातों का उत्तर देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। पहली बात, आपने कहा कि आपके पास सीएम पद के लिए चेहरा नहीं है। ये बहुत गलत धारणा है। हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, एबल लीडर्स हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक है कि हमारे पास कोई एक्स चीफ मिनिस्टर ना हो, ये हो सकता है कि हमारे पास कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा ना हो या चीफ मिनिस्टर का भाई ना हो, क्योंकि हमें कभी हरियाणा में राज करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हमारे पास लोग हैं जो प्रदेश में अच्छा शासन दे सकते हैं, और समय आएगा, अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व समझेगा, तो हरियाणा में भी ऐसा चेहरा दिया जाएगा
जो सारे हरियाणा को अच्छा शासन आपको दे ऐसा पाएगा। लगता है कि हाईकमान में इस बात का भय है या डर है, किसी एक को अगर घोषित कर दिया तो बाकी मायूस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री घोषित करना था तब भी कई नाम थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का नाम घोषित कर दिया गया तो सारों ने उसको स्वीकार किया, सारों ने उसको माना। वही ऐसा हरियाणा में होगा। हरियाणा में भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है कि आज अलग अलग लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उसको मैं बहुत सुखद अनुभव मानता हूं कि कम से कम हरियाणा में आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का इतना मनोबल बना तो सही कि वो मुख्यमंत्री बनने या बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कल तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व किसी एक नेता का तय कर देगा, सब उसका झंडा उठाकर चलेंगे। अनिल विज अपने बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मैंने कभी कोई दावा नहीं विधायक किया दल है। के नेता रहे हैं, मैं विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में बहुत अच्छी तरीके से पारखी हैं, अनुभवी हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते देखिए, पार्टी ने मुझे विधायक दल का दायित्व दिया और जाहिर सी अपनी बात, सत्ता में अगर क्षमता आते के हैं तो वो- अनुसार जी। मैंने उसको निभाने की कोशिश भी की है। ये सारी विधानसभा भी जानती है, सारा हरियाणा भी जानता है, सारी पार्टियां भी जानती है कि मैंने अपने दायित्व को कोशिश की है निभाने की। जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री पद की, तो मैंने जिंदगी में कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं पाली है, कभी इस बारे में सोचा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हाईकमान प्रस्तावित करता है आपका नाम, आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जब कोई मैं आपकी तैयारी की बात नहीं, कर रहा हूं, मैं आपके अंदर नहीं, की राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहा देखिए, हूं, मैं आपके विल पावर की बात कर रहा हूं। केवल पद अगर- आज इतना चाहता हूं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल आप बस। सही कह रहे हैं इससे विशाल। ज्यादा मेरी कोई मैंने- ऐसी बात मैंने- नहीं है। मैंने आपकी जो भी आप चाहत है आपकी, उसके ऊपर सवाली निशान नहीं लगाया। दरअसल होता ये कि अगर आपको कैप्टन बनाया जाता है, क्या आप अंदर से तैयार हैं पद लेने मैंने के इसके लिए? बारे में अभी सोचा नहीं है। या सोचना नहीं चाहते? नहीं, मैंने अभी सोचा नहीं है। अगर कल को अगर दरवाजा नॉक हो जाए, उस वक्त आप एकदम तो सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ज्यादा पहले का और ज्यादा दूर का सोचता नहीं हूँ, मैं वर्तमान में रहता हूँ। चलिए, लेकिन मुझे लगता है भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। एक आम आदमी, हिंदुस्तान आम आदमियों को देश है, और मुझे लगता है कि भविष्य की प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो शायद हमारे इस बात के बाद में आप सोचें आज जाके कि हाँ, क्या निर्णय देना है। खैर, ये तो बात होगी, लेकिन आप बयानों के चलते अनिल जी बहुत चर्चा में रहते हैं। बयान ऐसे ऐसे आप देते हैं, मुझे लगता है संग्राम हो जाए। मैंने कई बयान आपके देखे, कई बयान पढ़े हैं। क्या कभी आपके पास हाईकमान का कोई फोन नहीं आता कि अनिल जी भाई थोड़ा संभल के बोला करिए, आप तो बहुत मैं एक भी बात जो पार्टी की लाइन है उससे हटकर नहीं बोलता हूँ। शब्दों की मर्यादा? शब्दों की मर्यादा का भी मैं पूरा पालन करता हूँ। अगर आप कहते हैं कुलदीप बिश्नोई लंगड़ा घोड़ा, तो क्या है ये? नहीं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लंगड़ा घोड़ा लंगड़ा घोड़ा एक कहावत है, एक इडियम है, और मैंने ना कुलदीप को लंगड़ा कहा, ना मैंने उसको घोड़ा कहा। मैंने ये कहा कि लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाया जाता, यानी जो आदमी जख्मी हो गया, जो खुद नहीं जीत सका, उसके ऊपर दाव नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये था, इट इज इडियोमेटिक। चलिए, आपके इडियम, लेकिन ये लंगड़ा घोड़ा मतलब घोड़ा लंगड़ा, वो भी कुलदीप बिश्नोई। लेकिन आपके बयानों से, हमने लगातार कई बयान आपके देखे, मुझे कहीं से ये प्रतीत नहीं हुआ, कहीं से मुझे ये समझ में नहीं आया कि दरअसल आपकी व्यक्तिगत तौर पे, अगर हम बात करें, ये व्यक्तिगत है, पार्टी की राय हम नहीं इसमें शामिल कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत तौर पे ये इच्छा कहीं से रही हो कि हाँ, गठबंधन हो जाना चाहिए, ये हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, और शायद कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उचित रहेगा। आपके बयानों से कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ? नहीं, देखिए, मैं जनता के बीच में बैठ के राजनीति करता हूँ, ज़मीन पर बैठ के राजनीति करता हूँ, और मुझको ये अच्छी प्रकार से मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई का या हज़का का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। और मैं ये बात अपनी हाईकमान को पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, और मेरी बात को लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। जब साबित कर दिया तो मैंने हाईकमान के सामने, लोगों के सामने, पार्टी के नेताओं के सामने ये बात रखी कि ये जो आदमी नरेंद्र मोदी की सुनामी में, और उस सुनामी में जिसमें देश में किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वो पास हो गया, वो तर गया, उस सुनामी में भी जो आदमी हार जाता है, जिसका दूसरा साथी हार जाता है, तो उस आदमी को हम नेता माने विधानसभा के लिए, ऐसा उचित नहीं है। मैंने ये बात की। तो फिलहाल हमारी इस मुलाकात के इस कार्यक्रम में, केबीसी के इस मंच पर जो आप बात कह रहे हैं, मुझे ऐसा अब लग रहा है कि गठबंधन का जो भविष्य है वो धूमिल नहीं बल्कि खत्म सा हो चुका है। इस बात को मान लें क्या? देखिए, मौजूदा परिस्थितियों में जी, मुझको नहीं लगता
कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव के बाद से अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। हमने कहा जो लोकसभा के नतीजे निकले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जिन शर्तों पर समझौता हुआ था उन शर्तों पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए कुलदीप बिश्नोई के पास अगर कोई और रियलिस्टिक वास्तविक कोई फार्मूला हो तो वो प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने आज की तारीख तक कोई फार्मूला पेश नहीं किया है। और मुझको नहीं लगता कि अब कोई समय रह गया। 1-2 दिन में आप देखिए चुनाव की घोषणा होने वाली है। अब सारी पार्टियां अपने चुनाव के मैदान में आ गई। हमने भी अपने 90 के 90 सीटों के लिए पैनल्स प्रत्याशियों के बना के लगभग फाइनल ही हो गया सब। लगभग नहीं, पूरी तरह से 90 के पैनल बना के हमने हाईकमांड को भेज दिए। और कुलदीप बिश्नोई चाहते नहीं हैं कि समझौता हो, और कुलदीप बिश्नोई ने समझौता कई दिनों से तोड़ दिया हुआ है। कुलदीप बिश्नोई, देखिए आप बात देखिए, आप मेरी बात को सुनिए, मैं उस बात का भी उत्तर दूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने, अगर हमारा गठबंधन है तो मंच पर दोनों के झंडे लगने चाहिए। वो अपने झंडे लगाते हैं, हमारे झंडे नहीं लगाते हैं। कुलदीप बिश्नोई जहां पर भी कार्यक्रम करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाते हैं, मंच पर नहीं बुलाते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के नेताओं के चित्र लगाने बंद कर दिए। और कुलदीप बिश्नोई ने, जो एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चित्र भी अपने बैनरों से, पोस्टरों से, मंचों से हटा दिया। जो पार्टी एनडीए के प्रधानमंत्री के चित्र को भी लगाना उचित नहीं समझती है, इसका मतलब उसने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया है। आपके यही अंदाज और आपके यही तेवर दरअसल हकीकत ये बयां करते कि हाँ, अब शायद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन अस्तित्व में नहीं है। फिलहाल इसकी घोषणा होना बाकी है, वो तो आगे 1-2 दिन में हम देख लेंगे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने के बाद भी बड़ा आकुलाहट हुई आपके ही अपने नेताओं में। ये अलग बात है, अभी हम नाम भी आगे ले लेंगे बातचीत में, लेकिन अकुलाहट हुई। क्या इस बात को आप समझते हैं? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने से पार्टी में अकुलाहट इस्तेमाल किया है। मैं उस बात को समझ रहा हूँ। मैं देखिए, जब भी कहीं पर भी कोई भी नेता पार्टी में शामिल होता है तो कुछ लोगों को अच्छा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये सब जगह होता है, हर व्यक्ति, स्वाभाविक है। और जब इतना बड़ा नेता शामिल होता है तो थोड़ी बहुत हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हुई हो, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं किया है। उन्होंने अपनी तकलीफ को पार्टी के निर्णय के आगे सरेंडर किया है। हो सकता हुई हो, भी तो कर सकती है। हो सकता नहीं, हो सकता है हुई हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है हुई हो, लेकिन उन्होंने वो जाहिर नहीं की है। और वीरेंद्र सिंह जैसे अनुभवी नेता के आने से पार्टी को बहुत बल मिला है। बहुत आप जहां, जैसे मैंने कुलदीप बिश्नोई के बारे में बात की कि आप बयान इस तरीके से देते हैं कि मुझे लगता है कि गठबंधन अस्तित्व में ही नहीं है। वहीं राव साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर बात करें, माफ करिएगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर बात करें, तो उनके आने से पहले ही आपके मुखरबिंद से ऐसे शब्द निकल रहे थे, मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि वो पार्टी में आए। हालांकि वो पार्टी में आए, उसके बाद भी लगातार आपने जो बयान जिस तरीके से उनके समर्थन में, उनके कद को, उनके रसूख को लेकर दिए, कि आपके जहन में कहीं है कि उनकी भूमिका बढ़ सकती है पार्टी में? हाँ, उनका जो अनुभव है उसका पार्टी जरूर लाभ उठाएगी। और जब भी हम किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल करते हैं, हम बिना शर्त के शामिल करते हैं। और हमारी भी ये कोई कंडीशन नहीं होती कि ये नया आदमी आया है और ये नए ही अपना जीवन आरंभ करेगा। यहाँ से एक प्रकार का दिमाग और कौनता है, वो इसलिए कौनता है जब आपका कि हाँ, पार्टी को उनके रसूख का, उनके कद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर सत्ता में आती तो मंत्री तो बनेंगे नहीं, वो किसी, जाहिर सी बात है सीएम बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता और ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी कोई चुनाव भी ना जीता हो, वो सीएम बनने का सपना पाल सकते हैं, तो आज वीरेंद्र सिंह को भी सीएम का सपना पालने का पूरा अधिकार है। वो तो कई बार चुनाव लड़ चुके, कई बार चुनाव जीत। क्या पार्टी के अंदर आपका विरोध नहीं होता? ऐसे बयान आप देते हैं? मैं साफ कह देते हैं। मैं देखिए, जो बातें बिल्कुल जायज़ होती हैं, दुरुस्त होती हैं, ठीक होती हैं, और उन्हीं बातों को कहता हूँ। राजनीति में डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त होती है। तो मैं शब्दों की मर्यादा, उनकी भाषा, उनका अर्थ, उनका अनर्थ कर देती है। देखिए, नहीं, मैं जो बातें बिल्कुल सही हैं। आज वीरेंद्र सिंह बीजेपी में, अभी उन्होंने टेक्निकली तो ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के मेंबर बन जाते हैं,
तो जो हुकूक बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं को या नेताओं को उपलब्ध हैं वो उनको भी उपलब्ध है। विज साहब, जब आप हम उनके ऊपर कोई बार नहीं लगा सकते हैं। अगर हम कोई किसी के ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे तो फिर कोई आदमी हमारी पार्टी में आएगा भी नहीं। और जब आप ये बात कहते हैं कि जिसने कभी एक इलेक्शन ना जीता हो अगर वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, तो आपकी जो बयान है आपका उसमें तंज ज़्यादा लगता है। ये एक भाषा नहीं है सिर्फ, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, यानी उनको नहीं देखना चाहिए। नहीं देख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इसको एक सुखद अनुभव मानता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कल तक हम ऐसा नहीं सोचते थे। कल तक जब भी चुनाव आते थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही चर्चा करते थे कि हमें गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन आज पहली बार है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। चलिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आएगी तो कितनी आपस में सिर फुटव्वल होती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक जो आपकी पार्टी के ऊपर इस वक्त आरोप लग रहा है, उस आरोप के बारे में जिक्र जरूर करेंगे। भगोड़े लोगों की पार्टी है, ये आरोप ज़बरदस्त लग रहा है। आपके पास प्रत्याशी नहीं है, 90 में से 85 आपके उधार उसके पे लेंगे। आप बोलने के लिए तत्पर हैं, मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं केबीसी एक मुलाकात पर। आप बने रहिए हमारे साथ।